जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ का जो इंग्लिश है उसका प्रोज और पोएट्री, जो भी लेसन है, जो भी चैप्टर है, उसके राइटर्स का नाम हम लोग कैसे याद रख पाएंगे। असल में ये चैप्टर जो है, इसमें प्रोज में 11 चैप्टर हैं और पोएट्री में भी आपको 10 चैप्टर मिल जाते हैं। तो 11, 10, 21 चैप्टर हो जाते हैं, लेसन हो जाते हैं, और इतने सारे राइटर्स का नाम याद रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे इसी पे, और इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और समय भी नहीं है, 1 तारीख से आप लोगों का परीक्षा भी होने वाला है क्लास 12th का। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आज हम इस वीडियो में राइटर्स और चैप्टर्स का डिस्कशन करेंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के बाद मैं गारंटी के साथ ये कह रहा हूँ कि 5 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता है। 5 नंबर आपको मिलेगा तो बस मिलेगा। आप बिल्कुल आसानी से आप इसे याद कर पाएंगे और बिल्कुल ज़िंदगी भर के लिए आप कभी भी इसे भूल ही ना पाएंगे। ऐसे मैं बताऊंगा कि आप हमेशा हमेशा के लिए इन चीज़ों को आप याद कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलता रहता है। और इसे शेयर भी करिएगा ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, यही वो प्रोज हैं, 11 लेसन है आपके और ये सभी राइटर्स हैं। तो इनको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो बिल्कुल सिंपल तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, आप गौर से सुनिए। ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर आता है हम लोग का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। अगर संस्कृति और सभ्यता की बात करी जाए तो इसके फेवर में हमेशा से थे गांधी जी, और इस तरीके से वो अपने जीवन को व्यतीत भी किया है। आपको तो पता ही है कि गांधी जी धोती पर और लाठी के सहारे और एक चश्मा के सहारे उन्होंने पूरा अपना जीवन यापन किया। तो अब मुझे बताइए कि सभ्यता और संस्कृति की जहाँ तक बात हो तो गांधी जी का नाम न आए, ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए ये चैप्टर, ये लेसन शूट करता है किस पर? गांधी जी पर, है ना। तो बिल्कुल आपको याद रहेगा गांधी जी ने ही क्या किया, इस चैप्टर को लिखा, क्योंकि वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति पे बहुत जोर देते थे, है ना, इसे अपनाने की जोर देते थे, है ना। तो ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी। उतना सादगी से जीवन किसी ने नहीं जिया, इसलिए ये चैप्टर, ये लेसन किनके नाम? तो महात्मा गांधी जी के नाम, है ना। तो महात्मा गांधी टिक करिएगा। मैच द फॉलोइंग आएगा, है ना। तो आप मिलान करिएगा किनके साथ? महात्मा गांधी के साथ। दूसरा लेसन देखते हैं हम लोग, भारत इज माई होम। इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जाकिर नायक को भारत का क्या बनाया जाता है? राष्ट्रपति बनाया जाता है। जब राष्ट्रपति कोई भी बने, मान के चलिए आप ही बन जाते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का जो पद होता है भारत का सबसे सर्वोच्च पद होता है, किसी भी देश का सबसे सर्वोच्च पद होता है। तो देखिए, अब उस देश को जब एक राष्ट्रपति अपने नज़र से देखेगा तो कैसा लगेगा वो देश? वो संपूर्ण राष्ट्र किस नज़र से देखेगा? तो एक परिवार के नज़र से देखेगा। ऐसा लगता है कि ये एक परिवार है। तो वैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाया जाता है। राष्ट्रपति बनने के बाद से वो पूरे भारत को किस नज़र से देखते हैं? अपना एक परिवार के नज़र से देखते हैं, एक घर के नज़र से देखते हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा भारत इज माई होम, क्योंकि वो राष्ट्रपति बने हुए थे और राष्ट्रपति के नज़रिए से देश कैसा दिखता है? एक होम की तरह दिखता है, घर की तरह दिखता है। तो ये चैप्टर जब भी आए तो किसके साथ आप मैच करिएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं हम लोग, ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी। चैप्टर तो आपने पढ़ा होगा, एक चुटकी सूंघनी। सूंघनी कुछ एक पदार्थ होता है जो नाखून से खींचा जाता है, तो आपने इसको पढ़ा होगा। तो ये चैप्टर किसने लिखा है भाई? तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, एक व्यक्ति था नानू काका, जो क्या था? बहुत चतुर था। गाँव से आया था शहरों में अपने बहन के यहाँ, अपने भांजे के घर, किन से मिलने? तो मंत्रियों से मिलने। वह गांव से आया था, इस बात को आप याद रखिए, गांव से आया था, है ना। अब वही लोग सूंघनी उंगनी बहुत ज़्यादा मारते हैं, ये जो है ना क्या लगाते हैं, ये तंबाकू वगैरह खाते हैं, सूंघनी वगैरह लेते हैं, है ना। तो वो गांव से आया था। तो ये चैप्टर पिंच ऑफ स्नफ किनके नाम चला जाएगा? मनोहर मल गांवकर। इस गांवकर में देखिए गांव है यहाँ पे, ठीक है ना, गांव। इस गांव से आप याद रख सकते हैं कि इस चैप्टर को किसने लिखा? तो मनोहर मल गांवकर ने लिखा। चलिए चौथा चैप्टर हम लोग देखते हैं। चौथा चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम। इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि कुछ काले लोग हैं, जिनका लीडर कौन है? तो मार्टिन लूथर। इसमें क्या किया जाता है? काले लोगों को, जो ब्रिटिश लोग हैं, गोरे लोग हैं, वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, सताते हैं, उनके साथ क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं, है ना। उनको आइसोलेट कर देते हैं सोसाइटी से, है ना। और उनके साथ क्या किया जाता है? तो बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है।
मतलब जहाँ ब्रिटिश लोग, गोरे लोग जिन कामों को कर सकते हैं, जो सुविधाओं को ले सकते हैं, जिस रियाज में पढ़ाई कर सकते हैं, जिस गाड़ियों में सफ़र कर सकते हैं, उन जगहों पे काले लोगों का जाना क्या था, बिल्कुल मना था। और उन काले लोगों का जो लीडर था वो कौन था, मार्टिन लूथर किंग था। तो मार्टिन लूथर, ये लूथर को समझ लीजिए आप लेदर, और लेदर कैसा होता है, काला, है ना। तो ये लोग काले लोग थे और इनके साथ भेदभाव होता था, है ना। तो उनका एक सपना था कि उनको भी आज़ादी मिलती और उनको भी वो सभी मूल सुविधाएं मिलती जो सुविधाएं किनको मिल रही थी, ब्रिटिश लोगों को, गोरे लोगों को मिल पा रही थी। तो यही सपना था काले लोगों का। तो वही मार्टिन लूथर साहब ने क्या लिखा, एक कहानी लिखी जिसका नाम था आई हैव अ ड्रीम। तो इसके लेखक कौन है, मार्टिन लूथर। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। पांचवा देखिए, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड मतलब वो विचार, वो आइडिया जिसने मानव सभ्यता को क्या किया, हेल्प किया, मदद करी। तो एक बात यहाँ ज़रा सोचिए, अगर कोई भी आइडिया, कोई भी चीज़ जब किसी को मदद करता है तो वो चीज़ क्या होता है, और ज़्यादा बेहतर होता है, उसमें तरक्की आती है। और वो क्या होता है, तरक्की आने से वो और बेहतर बनता है, उसमें डेवलपमेंट होता है। और इन सभी चीज़ों के होने के बाद क्या होता है, वो चीज़ ब्रांड बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्रांड बन जाता है। किसी भी चीज़ में जब बेहतरी आती है तो और बेहतर होता है, बेहतर होने से क्या होता है, वो ब्रांड बनता है ना। तो समझ लीजिए कि पहले के लोग कैसे रहते थे और आज हम लोग कितना बेहतर जीवन जीते हैं। तो आज हम लोग ब्रांड बन चुके हैं, ब्रांड खाते हैं, ब्रांड पीते हैं, ब्रांड कपड़ा पहनते हैं। तो आज हम लोग क्या बन चुके हैं, मानव सभ्यता क्या बन चुकी है, तो ब्रांड बन चुकी है। तो ब्रांड से आप याद रख सकते हैं बर्ट्रांड रसेल। बर्ट्रांड रसेल ने इस लेसन को, इस कहानी को लिखा था, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इस स्टोरी को किसने लिखा था, तो बर्ट्रांड रसेल। देखिए इसको ब्रांड ही समझिएगा, ब्रांड से बर्ट्रांड रसेल। तो बर्ट्रांड रसेल ने लिखा था आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, है ना। वो विचार जिसने मानव सभ्यता को क्या करी, आगे लेके आई और मदद करी, अपग्रेड करी, ठीक है ना। छठा देखेंगे हम लोग, दो आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का काम क्या होता है, नई नई चीज़ों को बनाना। जैसे कोई मूर्तिकार है वो भी आर्टिस्ट है, कोई सिंगर है वो भी क्या आर्टिस्ट है, कोई डायरेक्टर है वो भी आर्टिस्ट है। इनका काम क्या होता है, हर रोज़ नई नई चीज़ों को बनाना। तो इसको किसने लिखा, तो सिगा नोया। सिगा नोया है, ये जो नोया वर्ड लिखा हुआ है, इस नोया को समझिए नया, है ना। तो सिगा नया समझिए। तो इन्होंने ही द आर्टिस्ट को लिखा था। आर्टिस्ट का काम होता है नए नए कामों को करना, और सिगा नोया ने ही इसको लिखा था। तो सिगा नोया से समझ लीजिए नया, है ना। अब सातवां देखिए, ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चे की अगर पैदाइश की बात करी जाए तो बच्चे की पैदाइश कौन करता है, स्त्री करती है, फीमेल करती है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फीमेल नाम है जर्मेन ग्रियर। ये जर्मेन ग्रियर जो है राइटर्स हैं, और ये क्या है, फीमेल है। लेकिन ये नाम इंडियन नहीं है, इसलिए आपको इसमें परेशानी हो रही होगी याद करने में। तो जर्मेन ग्रियर से, इसमें देखिए जी है, जी से समझ लीजिए, जी फॉर गर्ल समझ लीजिए, है ना, जर्मेन ग्रियर। तो जर्मन ग्रियर ने ही इस लेसन को लिखा था, इस कहानी को लिखा था, ए चाइल्ड इज बॉर्न, है ना। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा था, तो जर्मन ग्रियर। और जर्मन ग्रियर क्या थी, स्त्री थी। स्त्री ही क्या कर सकती है, इसको काफ़ी बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर सकती है या उस पर स्टोरी लिख सकती है। तो जर्मन ग्रियर नाम आप याद रखिएगा। आठवां देखिए, हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना। हाउ फ्री इज द प्रेस मतलब प्रेस कितना स्वतंत्र है ना। प्रेस कितना स्वतंत्र है। अब देखिए, प्रेस का मतलब क्या चीज़, मतलब मीडिया। प्रेस का मतलब मीडिया, जो लोग क्या करते हैं, अखबार वगैरह छापते होते हैं, इनको बोला जाता है मीडिया। तो ये कितना फ्री है आजकल, है ना। उसी पे ये स्टोरी था। तो इसको किसने लिखा था, डोरोथी एल सेयर। डोरोथी एल सेयर ने जो है ना इस कहानी को लिखा था। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए, प्रेस अगर कोई छोटा मोटा शायर है ना, छोटा मोटा शायर है, जब वो बड़ा शायर बन जाता है तो उसके आर्टिकल्स या उसके लिखी हुई जो चीज़ें हैं वो, या उसके शेर वगैरह कहाँ आने लगते हैं, तो पेपर वगैरह में, अखबार वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में आने लगते हैं। तो इस चीज़ से आप इसको याद रख सकते हैं। हाउ फ्री इज़ द प्रेस को किसने लिखा, तो डोरोथी एल सेयर। ये शेयर जो है ना, इसको शायर पढ़िए, शायर। इन्होंने क्या किया था, हाउ फ्री द प्रेस को लिखा था। जब एक शायर मशहूर हो जाता है तो वो पेपर में आने लगता है, अखबारों में उसका नाम आने लगता है। नौवां देखिए, द अर्थ। द अर्थ को कैसे याद करेंगे, तो ये किन के द्वारा लिखा गया था, तो H.E. बेट्स के द्वारा द अर्थ कहानी को लिखा गया था। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, द अर्थ, यहाँ है H.E. बेट्स। एच से समझ लीजिए हेवी। अर्थ क्या होता है,
बहुत भारी होता है। पृथ्वी क्या है, हल्का मुल्का तो है नहीं, पृथ्वी क्या है, बहुत भारी है। तो पृथ्वी हैवी है, एच से हैवी और ई से अर्थ, एच ई बेट्स। द अर्थ किसने लिखा, तो एच ई बेट्स, एच से हैवी ई से अर्थ, तो एच ई बेट्स ने लिखा था द अर्थ स्टोरी को। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। 10 देखिए, इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई, मतलब इंडिया जो ट्रैवलर्स हैं, जो यात्री हैं, दूसरे मुल्क के लोग हैं जो भारत घूमने उमने आते हैं, उनकी नज़रों से भारत कैसे दिखता है, तो इसके राइटर्स को कैसे याद रखेंगे। देखिए, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, मतलब जो ट्रैवलर्स हैं उनकी नज़र से भारत कैसा दिखता है। इसको लिखा किसने था, तो पियर्ल एस बक। एक बात इसमें याद रखिए, आई जो होता है वो किसके जैसा होता है, तो मोती की तरह होता है ना। आँख कैसे होता है, तो मोती की जैसा सुंदर खूबसूरत होता है। तो इस तरीके से मोती से आप लोग याद रख सकते हैं कि आई कैसा होता है, तो मोती की तरह से होता है। इसका राइटर कौन है, तो पियर्ल एस बक। पियर्ल का मतलब होता है मोती, पियर्ल का मतलब मोती। तो पियर्ल एस बक ने ही क्या किया था, इस कविता, इस प्रोज को, स्टोरी को लिखा था, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई। तो इससे आप याद रख सकते हैं ना। आंखें कैसा होता है, तो आंख कैसा होता है, मोती की तरह। और लिखा किसने था, तो पियर्ल एस बक। पियर्ल का मतलब भी होता है मोती। तो इससे आप इसे याद रख सकते हैं। लास्ट देखिए, ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल किसने लिखा था, तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैरिज प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव। चैप्टर का मतलब यही हुआ, शादी का प्रस्ताव। इसको लिखा था एंटन चेखोव। एंटन चेखोव। इस चेखोव को जो है ना, आप कुछ अलग वर्ड समझ लीजिए। चेखोव को समझ लीजिए चेखुर। चेखुर समझ लीजिए, गांव में कुछ लोग होते हैं जिनको चिढ़ाया जाता है चेखुर अखुर के नाम से, जो भद्दे टाइप के दिखते हैं, है ना, मेंटली वीक होते हैं, उसको लोग क्या रिगाता है, चेखुर चेखुर के नाम से रिगाता है। उनकी शादी ब्याह जो है नहीं हो पाती है, वैसे उनको कुंवारे ही रहना पड़ जाता है ना। तो देखिए, चेखोव से आप समझ लीजिए चेखुर। अब जो चेखुर लोग होगा उनका क्या शादी होगा, नहीं होगा ना, उनका मैरिज प्रपोजल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल किसने लिखा था, तो एंटन चेखोव ने। तो इसको आप सिर्फ चेखुर समझ लीजिए, चेखुर, ठीक है ना। और इस तरीके से आप ये 11 लेसन चैप्टर स्टोरी जो भी है, इसके जो भी राइटर्स हैं आप काफ़ी आसानी से याद कर पाएंगे और आप 5 नंबर ले करके आ पाएंगे। तो ये रहा प्रोज का पार्ट। ये प्रोज का जो भी स्टोरी है उसके राइटर्स का नाम ये था। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे पोएट्री के जो भी राइटर्स हैं, अब उनको हम लोग देखेंगे। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं पोएट्री को, कि पोएट्री में कितने सारे जो है ना लेसन है, कितने सारे चैप्टर है, उनके राइटर्स कौन है। तो चलिए पोएट्री में हम लोग सबसे पहला लेसन देखते हैं। सबसे पहला लेसन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोय। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोय, इसके राइटर कौन है। देखिए, स्वीटेस्ट लव तो सब कुछ समझता है, लव तो सब कुछ समझता है। स्वीटेस्ट मतलब मीठा, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, है ना। तो स्वीटेस्ट लव की अगर बात करी जाए तो देखिए, अगर जिसे स्वीटेस्ट लव नहीं मिल पाता है, कोई किसी से बहुत प्रेम करता है, वो नहीं मिल पाता है, नहीं मिले तो आदमी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। नाक छदवाएगा, कान छदवाएगा, जुबान छदवाएगा, अब पता नहीं क्या करता है, गुटखा तिरंगा खाता है, दिन भर रास्ते पे घूमता रहता है, वो डाउन बन जाता है ना। जैसे फिल्मों या वो नौका है, आप लोग देखे होंगे तड़प, है ना, सेम वैसे ही। तो देखिए, स्वीटेस्ट लव के राइटर कौन है, तो जॉन डॉन। देखिए, जॉन डॉन, है ना, डॉन बन चुके हैं, ठीक है ना। तो जॉन डॉन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोय के राइटर कौन है, तो जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव नहीं मिलेगा तो आदमी क्या बनेगा, डॉन बनेगा, सीधी सी बात है ना। तो जॉन डॉन ने इसे लिखा है। दूसरा देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है खुद का गीत। देखिए, जो खुद के लिए गीत गाता है ना, वो कहाँ गाता है, आपको पता होगा, अकेला जा करके कहीं पे गाता है, चार दीवारी के बीच में, जिसको बाथरूम सिंगर बोलते हैं। बाथरूम में घुसे गाता है, अकेले गाना पसंद करता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसके राइटर कौन है, तो वाल्ट व्हिटमैन। इस वाल्ट को समझ लीजिए आप, वाल, क्या समझ लीजिए, वाल समझ लीजिए। वाल के अंदर पैक होकर के ही सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाले लोग गाया करते हैं, जो खुद के लिए गीत गाते हैं, है ना। तो इसका राइटर कौन है, तो वाल्ट व्हिटमैन इसके राइटर हैं। तो वाल से आप याद रख सकते हैं इसको, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन है, तो वाल्ट व्हिटमैन। तीसरा देखेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा। इस चैप्टर में क्या था कि पेड़ों से पत्ते बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। तो कभी तो राइटर ने लिखा है
कि पेड़ों से जो पत्ते हैं बहुत तेज़ी से गिर रहा है, लेकिन उसका मतलब कहाँ से था? तो इंसानों से मतलब था कि इंसान क्या हो रहा है, तो काफ़ी तेज़ी से मृत्यु दर बढ़ रहा है और काफ़ी तेज़ी से क्या हो रहा है, इंसानों का नाश हो रहा है, सर्वनाश हो रहा है। तो ये इंसानों से था। तो इसका राइटर कौन है, देख लीजिए, एच, देखिए WH ऑर्डन होगा, यहाँ पे एच हो गया है, WH ऑर्डन होगा, है ना, WH ऑर्डन। इसके राइटर कौन है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर हैं WH ऑर्डन। तो जरा सोचिए, हु नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, हु राइटर किसकी बात कर रहा है? तो इंसानों की, ह्यूमन की बात कर रहा है ना। ये पेड़ से पत्ते नहीं गिर रहे हैं, इसके माने इसके संदर्भ में वो कहना ये चाहता है कि इंसान गिर रहे हैं, दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं, मृत्यु दर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो वो इंसानों की बात कर रहा है। तो इसे समझिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, हु अथर किसके बारे में बात करता है, किसके बारे में कह रहा है? तो ह्यूमन के बारे में कह रहा है। तो इसलिए हो जाएगा WH ऑर्डन। WH ऑर्डन ने लिखा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को किसने लिखा है? तो WH ऑर्डन। हु किसकी बात करता है? ऑथर किसकी बात करता है? राइटर। तो किसकी बात करता है? तो ह्यूमन की बात करता है। आपने इसमें पढ़ा होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग टू ऑटम। ऑटम का मतलब होता है पतझड़। पतझड़ मतलब जिस मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं ना, पेड़ों से पत्ते झड़ते हुए आपने देखा होगा। तो पतझड़ के मौसम के बारे में इसमें क्या करता है? राइटर लिखता है। तो इसको लिखा किसने है? तो जॉन कीट्स ने लिखा है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब ऑटम का मौसम आता है, जब पतझड़ का मौसम आता है, तो पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं। जब गिरते हैं तो उस वक्त एक चीज़ हो रही होती है, हवाएं खूब तेज़ी से चल रही होती हैं और काफ़ी तेज़ी से पेड़ के पत्ते, सूखे पत्ते जो भी हैं वो गिरने लगते हैं। और उस मौसम में काम हम लोग करते हैं, क्या करते हैं? तो काइट, याद है ना, पतंग हम लोग लेते हैं और उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। बगीचे वगैरह में इधर उधर घूमते हैं, दौड़ते हैं, पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए ऑटम, ऑटम लोग किसने लिखा है? तो जॉन कीट्स। इस कीट्स को समझ लीजिए काइट, किड्स को समझिए काइट्स। तो जॉन कीट्स ने लिखा है ऑटम को, है ना। काइट से पतंग, और ये पतंग कब उड़ाते हैं हम लोग? तो ऑटम के महीने में जो पतझड़ का मौसम होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए एन एपिटाफ। एन एपिटाफ में आपने पढ़ा होगा कि एक लबर है और एपिटाफ। एपिटाफ समझ रहे हैं ना, जो समाधि होता है, कोई मर जाता है तो मरने के बाद से जो ऐसे समाधि बनाया जाता है ना, उसी को बोलते हैं क्या चीज़? एपिटाफ। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि ऑथर बेचारा आता है और आकर क्या कर रहा है? तो रो रहा है ना। इस पर कुछ कुछ लिखा हुआ होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा। तो ऑथर क्या करता है? एपिटाफ के पास बैठ करके रोता है उस लेडी के लिए, उस औरत के लिए जिसे वो लव करता है, प्रेम करता है ना। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? एन एपिटाफ किसने लिखा है? तो वाल्टर डीला मारे। वाल्टर डीला मारे क्या हो जाता है? जब उसकी मासूका, उसकी प्रेमिका मर जाती है, इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, तब हम लोग क्या करते हैं? चाहे कोई भी क्या करता है, खाना पीना छोड़ देता है, समाधि पे लोग जाता है, जाके रोता है, एकदम ढीला हो जाता है, कोई काम नहीं कर पाता है ना, एकदम एक्टिव नहीं रह पाता है, एकदम डोरमेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, एकदम ढीला सा पड़ जाता है। तो उसको किसने लिखा है? तो वाल्टर डीला मारे। वाल्टर डीला मारे को समझिए, वाल्टर ढीला मारे, वाल्टर ढीला मारे, वो एकदम ढीला हो गया है। तो उसी ने लिखा था क्या चीज़? एन एपिटाफ। छठा देखो, द सोल्जर। द सोल्जर किसने लिखा है? तो रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक। अब देखिए सोल्जर का काम क्या होता है? तो हड्डी पसली तोड़ना, मारना, है ना। 24 घंटा का उसका वही काम होता है, बॉर्डर पे तैनात रहता है ना। हड्डी गुड्डी जो है ना तोड़ना उसका काम रहता है। किनका? तो सोल्जर्स का, सैनिकों का यही काम होता है, तोड़ फोड़ करना, है ना। तो आपको याद होगा ब्रेक का मतलब तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, याद है ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो इसी से है ब्रूक, इसी से है ब्रूक। तो ये सोल्जर वाला जो है, सोल्जर वाला जो कविता किसने लिखा है? तो रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। रूपर्ट ब्रूक, है ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, इससे आप लोग याद रख लीजिएगा, रूपर्ट ब्रूक। सोल्जर का काम क्या होता है? तो मारना, पीटना, तोड़ना, है ना। तो रूपर्ट ब्रूक ने इस कविता को लिखा था। अब देखिए सातवां, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमयी, मिस्ट्री का मतलब रहस्यमयी। तो एक बिल्ली है और ये बिल्ली पे कविता बनाई गई थी, है ना। ये बिल्ली पे कविता है, जो कभी आप बिल्ली असल में रहस्यमयी हो भी करती है। कैसे होती है? आप कुछ भी बनाते हैं खाने पीने के लिए, 1 मिनट के लिए आप कहीं जाते हैं तब तो पता चला कि बिल्ली आती है और खा पी करके चली जाती है, आप देख भी नहीं पाते हैं। और आप भी आते हैं उसी में जो है ना, मुंह जो है घुसा करके मन भर खाते हैं, आपको पता भी नहीं चल पाता है कि उसमें से बिल्ली खाई हुई भी है। तो बिल्लियों का कारनामा जो होता है ना, करतूत, वो वास्तव में कैसे होता है? तो रहस्यमयी होता है। कब आती है, कब जाती है,
है ना। घर वालों को पता हो ना हो कि घर में क्या बन रहा है, किचन में क्या बन रहा है, लेकिन बिल्लियों को पता चल जाता है। वो आती हैं और खा पी करके निकल जाती है। तो बिल्लियाँ क्या होती है, रहस्यमयी होती हैं। और रहस्यमयी जो ये क्वालिटीज़ होता है, तो असल में ये किन का क्वालिटीज़ है, तो एलियन का क्वालिटीज़ है। किन का क्वालिटीज़ है, एलियन का। सबसे रहस्यमयी दुनिया किन की दुनिया है, तो एलियन का। वास्तव में एलियन है कि नहीं है ना। तो रहस्यमयी सबसे ज़्यादा एलियंस होते हैं। तो अब देखिए मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, टी.एस. एलियट। इस एलियट को समझ लीजिए एलियन, है ना। एलियट को समझिए एलियन। तो टी.एस. एलियट ने ही इस कविता को लिखा था, द मिस्ट्री कैट। अब देखिए फायर हाइमन किसने लिखा है, तो के.की.एन. दारूवाला। अब देखिए फायर हाइमन का मतलब होता है अग्निगीत समझ रहे हैं ना। चीता उता पे चढ़ा करके उसके बाद से अग्निगीत, आदमी मर जाता है तो अग्नि पे चढ़ा करके जो अग्नि गीत वगैरह होता है ना, उसी को बोलते हैं फायर हाइमन। तो इस कविता में यही बात करी गई है ना, चीता की बात करी गई है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फायर हाइमन के.की.एन. दारूवाला। देखिए दारूवाला, अगर आप दारू मारिएगा तो समय से पहले मर जाइएगा, समय से पहले मरिएगा तो आप चले जाइएगा फायर हाइमन पे, है ना। लकड़ी पे सजा के आपको जला दिया जाएगा और अग्निगीत दो चारों गाली जाएगी, बाजार आपका हो जाएगा खत्म। तो दारू पीजिएगा तो पहले मरिएगा, आपका भी फायर हाइमन हो जाएगा, राम राम सत्य हो जाएगा, है ना। तो इसको किसने लिखा फायर हाइमन को, तो के.की.एन. दारूवाला। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए स्नेक को किसने लिखा, तो डी.एच. लॉरेंस। अब देखिए बाबू, स्नेक क्या होता है, तो बहुत डेंजर होता है। स्नेक बहुत डेंजर होता है, काट लेता है आदमी, ख़त्म हो जाता है, तो डेंजर होता है। और इसका साउंड जो होता है ना बोलने का, कैसा होता है, हिस। तो आपको याद होगा हिस, एक फिल्म भी था इरफान खान का, है ना। हिस एक पिक्चर भी था। तो सांपों का जो साउंड होता है वो होता है हिस, है ना। तो स्नेक को किसने लिखा था, तो स्नेक जो पोएट्री है किसने लिखा था इसको, इस कविता को, तो डी.एच. लॉरेंस। मतलब डेंजर और हिस, दोनों वर्ड है यहाँ पे, डेंजर और हिस। तो सांप डेंजर होता है, उसकी साउंड होती है हिस। तो डी.एच. लॉरेंस ने लिखा था स्नेक को। अब लास्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट हम लोग का चैप्टर है, पोएट्री है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अब देखिए ग्रैंड मदर का मतलब होता है नानी या दादी, लेकिन यहाँ पे जो है नानी के बारे में बात करी गई है इस चैप्टर में, इस पोएट्री में नानी के बारे में बात करी गई है। अब नानी का बात हम लोग करते हैं तो नानी क्या होती है, जवान होती है क्या, नहीं। नानियाँ अक्सर क्या होती हैं, बूढ़ी होती हैं, पुराने ज़मानों की होती है, पुराने ख़यालातों की होती है। यानी समझ लीजिए 80 साल 90 साल पहले के हम लोग चले जाते हैं। और 80-90 साल पहले पुराने टूटे फूटे घर होते थे, झोपड़ी होते थे, छप्पर होते थे, यही ना होते थे। और उस वक्त के नाम भी जो होते थे ना वो टूटे फूटे अजीब होते थे, कमला दास, विमला दास, निर्मला दास, ऐसे नाम होते थे। अब देखिए इस चैप्टर का बात आ जाए कि ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस को किसने लिखा, तो आप समझ जाइए पुराने ज़माना वाला। आप पुराना ज़माना वाला नाम यहाँ पे एक ही को आपको देखने को मिलेगा, कमला दास। तो इस पोएट्री को किसने लिखा था, तो कमला दास ने लिखा था। इस तरीके से आप प्रोज और पोएट्री के राइटर्स को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बहुत सिंपल और साधारण भाषा में और बहुत अच्छे तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया है प्रोज और पोएट्री को। और इस तरीके से 5 नंबर तो आपके मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसके 5 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, देखिए एग्जाम के लिए, है ना। ये 5 नंबर आपका सिक्योर हो चुका है और बड़ी मेहनत करके मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है ना हमेशा इस चैनल पर मिलते रहता है और बड़ी मेहनत करके और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो है ना एग्जाम 1 तारीख से होने वाला है आप लोगों का, 12th वाले बच्चों का। तो आपके साथ साथ कुछ और भी जो बच्चे हैं इससे क्या उठा सकते हैं, तो लाभ उठा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। और अब हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा। हमको उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो चुकी होंगी। नहीं तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अलग ट्रिक के साथ, किसी अलग टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।